नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और थोड़ा सा खेद है पूरे करियर फाउंडेशन टीम की ओर से। मैं खेद जताता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों के असुविधा के लिए, जो आप लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है और इंटरनेट आज कुछ ज़्यादा ही बेवफा हो चुकी है, जिसके कारण सेशन जो है लाइव सेशन नहीं हो पाया। लेकिन सेशन बहुत महत्वपूर्ण था और इसे देना जरूरी था, इसीलिए मैं सोचा इसको रिकॉर्ड करके आप सभी के बीच में दे दूं। आइए शुरुआत कर देते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। फिर से हम लोग देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों को। चलिए, पहला क्वेश्चन था आज का सेशन का मित्रों, हाल ही में किस सरकार ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन था हाल ही में किस सरकार ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो ये स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने का मुख्य मकसद क्या है मित्रों? मुख्य मकसद ये है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाना, और खास करके हमारे केंद्र सरकार का भी पहल है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को प्रयास करनी चाहिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने अपने स्तर में एक बेहतर माहौल क्रिएट करना चाहिए, ताकि वहां पे निजी कंपनियां आ सके और निजी कंपनियों के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति किया जा सके। इससे फायदा ये होगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं का तो रुझान बढ़ेगा ही, साथ ही साथ एक हमारे देश में एक प्रमुख चुनौती के रूप में है रोजगार, उसका भी एक तरह से समस्या का समाधान हो सकेगा। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान कैसे उभारा जा सके, इसके लिए ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि हर एक राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। और उसी कदम में एक कदम है स्पेस टेक फ्रेमवर्क, जो लॉन्च किया गया है। भारत का इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मित्रों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग व्याख्यायित रूप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर अपना एक पहचान स्थापित करना है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या एक महत्व हो गया है। आप सभी जानते हैं इस बात को लेकर के, चाहे उपग्रह प्रक्षेपण की बात हो, चाहे गगनयान मिशन जैसी बात हो, कहीं ना कहीं सारा चीज जो जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में तेलंगाना सरकार ने अपना एक तरह से कदम बढ़ाया है, लॉन्च किया है स्पेस टेक फ्रेमवर्क। अगला इसमें लिखा हुआ है कि इसके उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने बात किया कि इस माध्यम से निजी जो कंपनियां हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां, उसको इन्वाइट करना, उसको एक बेहतर माहौल देना, ताकि वो हमारे यहाँ आकर के निवेश करे और निवेश करके यहाँ के लोगों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक किया जा सके, रोजगार दिया जा सके, और भविष्य का एक जो सपना है कि अंतरिक्ष दुनिया में भारत एक अपना वैश्विक पहचान बना सके, उस संकल्प को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन था इसमें युविका प्रोग्राम। युविका प्रोग्राम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आप सभी जानते हैं मित्रों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था हमारे देश में जो भी छात्र हैं, ठीक है, खास करके इसमें जो कक्षा 9वीं पास जो छात्र थे उन सभी छात्रों को, कक्षा 9वीं पास जो छात्र थे उन सभी छात्रों को 150 छात्रों को इनवाइट किया गया इस प्रोग्राम के माध्यम से, और इन सभी छात्रों को अंतरिक्ष शिक्षा दिया जाएगा। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता लाने के लिए, युवाओं में एक तरह से अंतरिक्ष के प्रति रुझान लाने के लिए एक शिक्षा दिया जाएगा, और ये प्रोग्राम का नाम दिया गया युविका प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसरो के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है, या फिर इसका परीक्षण यदि बात करें तो किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा, इजराइल के द्वारा किया गया है। और ये क्या है दोस्तों? तो एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या होता है? तो जो भी बाहरी अटैक होते हैं, दुश्मन देश से जो भी लड़ाकू विमान आ रहे होते हैं, ड्रोन आ रहा होता है, इन सभी से बचने के लिए, इन सभी को हवा में ही खत्म करने के उद्देश्य से ये डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम जो है एक डिफेंस सिस्टम है, लेजर तकनीक पर आधारित है, और इजराइल के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये शब्द आपको याद होनी चाहिए, आयरन बीम। इसी प्रकार से हम लोग बात किए थे आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम भी किसके द्वारा विकसित किया गया? इजराइल सरकार के द्वारा।
और एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो भी आपका इजराइल सरकार के द्वारा ही विकसित किया गया था। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? एक रक्षा गुंबद है। ठीक है, रक्षा गुंबद स्वदेशी तकनीक पर आधारित रक्षा गुंबद है। उद्देश्य क्या है? तो जो ड्रोन अटैक होंगे भविष्य में कभी भी या फिर किसी भी दुश्मन के देश के द्वारा भारत में ड्रोन अटैक होता है, तो इन ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए 1000 से 2000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से ड्रोन का चुनौती उत्पन्न होता है, उसको डिटेक्ट करके उसको हवा में ही नष्ट करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है इंद्रजाल। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ग्रेने रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह जो कंपनी है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली, सुरक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। और यह स्थित कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो युविका प्रोग्राम इसरो के द्वारा चलाया गया, 150 छात्रों को इनमें इन्वाइट किया गया, उन सभी को अंतरिक्ष शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम इजराइल के द्वारा। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो जम्मू कश्मीर में बनेगा। और इंद्रजाल रक्षा गुंबद है जिसका मुख्य उद्देश्य है ड्रोन यदि किसी प्रकार की अटैक होता है तो उससे बचाना अपना देश को, और इसका विकास किया गया है ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा जो हैदराबाद में स्थित है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 12वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा टीम जीती है? ठीक है, तो यह जो प्रतियोगिता हुआ इसमें मुख्य बातें क्या हो गई? इसमें मुख्य बात हो गई कि यह जो प्रतियोगिता का संस्करण था, संस्करण कितना नंबर का था? तो संस्करण था दोस्तों 12वां। ठीक है, 12वां संस्करण था। और दूसरा इसमें मुख्य बात है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, इस प्रतियोगिता खेला कहाँ गया? तो इसका आयोजन जो हुआ भोपाल में हुआ। भोपाल आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ इसका आयोजन। और तीसरा इसमें मुख्य बात क्या है? तो विजेता कौन सा टीम बनी? विजेता कौन सा टीम बनी? तो विजेता बनी है हरियाणा टीम। हरियाणा टीम बनी विजेता। और उप विजेता या फिर कहें फाइनल में हरियाणा टीम ने किस टीम को हरा करके फाइनल का खिताब जीता? तो किस टीम को हरा करके दोस्तों? तो तमिलनाडु को हरा करके। ठीक है, तमिलनाडु को हरा करके हरियाणा टीम ने इस खिताब को जीता है। ठीक है, तो 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। 12वां संस्करण था जैसे मैंने बात किया, और आयोजन इसका कहाँ हुआ? भोपाल में। और विजेता कौन सा टीम हुई? हरियाणा टीम। और उप विजेता के हैं या फिर फाइनल का टीम, फाइनल में दो टीमों का जैसे मुकाबला हुआ उसमें हारा कौन सा टीम? तो तमिलनाडु ने इसमें हार गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा, है ना, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का रूप में उभरा है, कौन सा टीम उभरा है, जीत गया है? तो हरियाणा टीम जीत करके 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में उभरा है। और 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल, जैसा मैंने बात किया, यह प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ था। हरियाणा ने 2011 के बाद, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, मतलब काफी लॉन्ग टाइम, 2011 की बात करें लगभग 2011, 10, 21 मतलब 12 सालों के बाद हरियाणा ने यह ट्रॉफी जीती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कर्नाटक ने तीसरे चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में महाराष्ट्र को 4-3 से हराया है। इसी प्रतियोगिता का ये भी अंग है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में BRO भी बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1960 में। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है राजीव चौधरी। इसका मुख्य क्या काम है? इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। इसका मुख्य काम है जो सीमावर्ती जो क्षेत्रों हैं वहां पे डेवलपमेंट का काम करना, जैसे रोड का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, है ना। तो ये सारी काम कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा जो सुरंग है वो कहां बनाया जा रहा है? एक दर्रा में बनाया जा रहा है दोस्तों। यह सुरंग की ऊंचाई जो है दोस्तों, ये आपका 16,850
580 फीट की ऊंचाई है। 16,580 फीट की ऊंचाई में इसको बनाया जा रहा है और इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग होगा जिसको बनाया जा रहा है। किस दर्रा पर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो बनाया जा रहा है दोस्तों सिंकुला दर्रा। सिंकुला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। सिंकुला दर्रा कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश, और इसी दर्रा में बनाया जा रहा है। दूसरा बात इसमें क्या है? दूसरा बात दोस्तों इसमें याद रखेंगे कि यह जो बनाया जा रहा है यह सुरंग, सुरंग मतलब क्या होता है? पहाड़ के नीचे जो काट करके जमीन को पहाड़ के नीचे एक प्रकार से छेद करके बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, उसको सुरंग कहते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। कहां से जोड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। यह जो परियोजना जो बनाया जा रहा है, यह जो सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे किसके द्वारा? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी लंबाई कितना होगी? इसकी लंबाई होगी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 250 मीटर। ठीक है, मतलब 4 किलोमीटर और 250 मीटर इसकी कुल लंबाई होगी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो 4 किलोमीटर लंबी सुरंग यह होगा, सिंकुला दर्रे के पास बनाया जा रहा है और इसीलिए सुरंग का नाम भी दिया गया है दोस्तों सिंकुला सुरंग। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस सुरंग का नाम दिया गया है सिंकुला सुरंग, क्योंकि सिंकुला दर्रे पर ही बनाया जा रहा है इसी कारण। और सिंकुला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ है इसलिए इसको याद रखना है। तो जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी जो है, जास्कर श्रेणी, इस पर आपका स्थित है सिंकुला दर्रा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग जिसकी ऊंचाई 16,580 मीटर होगी, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर 250 मीटर, 4 किलोमीटर 250 मीटर इसकी लंबाई होगी, कुल लंबाई इस सुरंग की। और इस सुरंग का नाम क्या दिया गया है? सिंकुला सुरंग नाम दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में, मतलब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा। माना जा रहा है सुरंग जब बन जाएगा तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर घट जाएगी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इससे पहले आप ये भी बात याद रखेंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है राजीव चौधरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग कुछ दर्रों से संबंधित भी क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दर्रों से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीटीआई के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है राजीव चौधरी के अनुसार सीमा सड़क संगठन इस साल जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जास्कर घाटी को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण शुरू कर देगा। उन्होंने कहा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र पहले ही बीआरओ की मिशन योजना स्थापित कर चुका है। ठीक है, अगला इसमें लिखा हुआ है, अधिकारी के अनुसार सुरंग जिसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। ठीक है, तो यह जो सुरंग जो है इसका निर्माण कार्य संपन्न जो होगा वो 2025 तक होगा। वर्तमान में किसी को मनाली से दारचा तक लेह मार्ग पर 101 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, फिर बाएं मुड़कर सिंकुला दर्रे की ओर मुड़ना होगा और जास्कर घाटी में प्रवेश करना होगा। ये मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है किस प्रकार से जाना होगा। सुरंग की दक्षिण पोर्टल सिंकुला में होगा और सुरंग का उत्तरी पोर्टल लखांग में होगा। जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख दर्रे आइए देखते हैं, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 5 प्रमुख दर्रे आते हैं। एक है दोस्तों प्रमुख दर्रे में काराकोरम दर्रा हो गया, खारदुंगला दर्रा हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया और बनिहाल दर्रा हो गया। इससे संबंधित बातें आपको ये याद रखना है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे, श्रीनगर से जो जोड़ने वाला हाईवे है दोस्तों, जोड़ने वाला जो हाईवे है यही बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा से ही होकर गुजरता है आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे। और लेह को लद्दाख से, या फिर श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला जो हाईवे है वो किससे गुजरता है? वो गुजरता है जोजिला दर्रा से। ठीक है, तो ये 2 दर्रों के बारे में इतना आपको याद होनी चाहिए। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लद्दाख के बीच में जो सड़क मार्ग गुजरा है उसको जोड़ने का काम करता है, और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे इसी से गुजरता है, बनिहाल दर्रा से। आइए अगला क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है।
अगला इसमें है काराकोरम दर्रा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा, तो ये आपका काराकोरम दर्रा हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है और पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग। ठीक है, तो पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में जो चीन और पाकिस्तान का जो सड़क मार्ग है वो काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरता है, काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोमडिला, यांगयाप, कांगरी कारपोला, दिफू, पांगसांड और लिखापानी कहाँ स्थित है। तो ये सारे दर्रे जो है दोस्तों आते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के दायरे में ये सारे दर्रे आपको मिलेंगे। और याद रखेंगे ये बोमडिला हो गया, यांगयाप हो गया और कांगरी कारपोला, ये जो 3 दर्रे हैं दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, इसको आप लोग को याद होनी चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री तिब्बत से लगता है, आप सभी जानते हैं। तो बोमडिला, यांगयाप, कांगरी पोला जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा में स्थित है, ये तीनों दर्रा। ठीक है, हालांकि ये तीनों दर्रा भारत के किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो तीनों अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाथुला और जेलेपल्ले जो दर्रा है दोस्तों ये दोनों आपको मिलेंगे सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में आपको दोनों दर्रा में मिलेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत और चीन का व्यापार होने वाला सड़क मार्ग, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए जो सड़क मार्ग जो बनाया गया है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो किस दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों, ये आपका नाथुला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। VVI क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत और चीन का व्यापार सड़क मार्ग जो है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम के अंतर्गत आता है। दर्रा क्या होता है इतना बात बता दिया, लेकिन आप लोगों को दर्रा शायद समझ में ना आया हो तो बता दूं दर्रा क्या होता है। तो पहाड़ों के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में एक संकरी गली नुमा जो आकृति होती है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच में एक गली नाम का एक संरचना होता है जिससे रास्ता होकर गुजरता है, उसी को दर्रा बोला जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर और म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तुजू दर्रा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देता है कि तुजू दर्रा किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो मणिपुर और म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार, म्यांमार एक देश है, तो मणिपुर और म्यांमार के सीमा पर स्थित है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा सिपकिला दर्रा के समीप से ही कौन नदी निकलती है। तो सिपकिला दर्रा से ही समीप से कौन नदी निकलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सिपकला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, सिपकला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जो दर्रा स्थित है वो आपका है सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा स्थित है, सिपकिला दर्रा हिमाचल और तिब्बत सीमा के बीच में स्थित है आपका सिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों जो दर्रे मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये तीनों दर्रे आपको मिलेंगे, बारालाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये तीनों आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलिंगला, मनाला और नीतीला, मुलिंगला, मनाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये तीनों दर्रा आपको स्थित मिलेंगे। तो मुलिंगला, मनाला, नीतीला, लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग 9 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, चेनानी नौसारी सुरंग। ठीक है, चेनानी नौसारी सुरंग किस हाईवे पर स्थित है। तो ये है दोस्तों नेशनल हाईवे जो संख्या है 44, नेशनल हाईवे संख्या 44 स्थित है। और आप सभी जानते हैं यह कन्याकुमारी या फिर कहें श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में
यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है। भारत का सबसे लंबा हाईवे जो है उसका नाम है NH-44 और इसी हाईवे पर स्थित है आपका दुनिया का सबसे लंबी सुरंग, दुनिया का सबसे लंबी सड़क सुरंग जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और इसका नाम है चेनानी नौसारी सुरंग। अगला क्वेश्चन है T90 सुरंग। T90 सुरंग जो है दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई लगभग दोस्तों 13 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक परियोजना है उसके अंतर्गत इसको रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है T49 सुरंग। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। जैसे कि मैंने बात किया कि उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे लिंक परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चौथा नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन NIA के नेतृत्व में कहां हुआ। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक एजेंसी है, जांच की एजेंसी जिसको बोलते हैं NIA और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2008, जब मुंबई हमला होता है। उसके बाद आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए और आतंकवादी गतिविधियां में किसी प्रकार से कोई संलग्न व्यक्ति है उसके खिलाफ जांच करने के लिए NIA की गठन की जाती है। इसी के नेतृत्व में एक कॉन्क्लेव का आयोजन होता है जिसको बोला गया है, एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। हालांकि ये कॉन्क्लेव का पहली बार आयोजन नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत हो जाती है 2011 से इस कॉन्क्लेव का आयोजन होता है और इस कॉन्क्लेव का आयोजन में मुख्य रूप से पहले 3 देश हुआ करते थे और वो 3 देश थे, एक था श्रीलंका था, दूसरा था मालदीव और तीसरा था दोस्तों भारत। तो इन 3 देशों ने एक कॉन्क्लेव का आयोजन करने की शुरुआत सन 2011 ईस्वी से करता है और इस कॉन्क्लेव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से संबंधित सुरक्षा, अवैध व्यापार यदि हो रहा है उससे संबंधित सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, तटीय इलाकों की सुरक्षा, ये संबंधित सुरक्षा मतलब जितने भी सुरक्षा प्रकार के हैं जिसमें एक देश दूसरे देश का सहयोग कर सकता है, तो इन सभी सुरक्षाओं को पुख्ता करने के लिए, इस सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ये आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत होती है 2011 ईस्वी में। शुरुआत में जैसे मैंने बोला दोस्तों 3 देश इसमें भाग लिया करते थे, मतलब इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन होता है उसमें 3 देश हुआ करते थे, श्रीलंका, मालदीव, भारत। हालांकि अब इसमें चौथा देश भी जुड़ गया है और चौथा देश महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये देश है मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस जो देश है वो चौथा देश इस कॉन्क्लेव में जुड़ गया है, मॉरिशस। तो मॉरिशस याद रखेंगे, चौथा देश इसमें जुड़ा हुआ है और इसको भी अब शामिल कर लिया गया औपचारिक रूप से इस कॉन्क्लेव में। तो अब 4 देशों मिलकर के सुरक्षा से संबंधित एक कॉन्क्लेव होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसका आयोजन होता है। ठीक है, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो हाल ही में आयोजन हुआ है वो मालदीव में हुआ है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य एजेंसी के रूप में या फिर यूं कहें मेजबान करने का, अध्यक्ष करने का जो एक काम दिया गया वो NIA को दिया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत की एक जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है सन 2008 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस बार जो आयोजन हुआ इस कॉन्क्लेव का, तो इस बार आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में। और अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं दोस्तों कि इस बार का जो आयोजन हुआ इसका मुख्य विषय क्या था? इस बार का जो आयोजन हुआ इसमें मुख्य रूप से चर्चा किस बात को लेकर हुई? तो चर्चा हुई आतंकवाद पर। ठीक है, तो आतंकवाद जैसी चुनौतियां को एक देश खास करके इन 4 देशों की यदि बात करें तो इन 4 देशों में आतंकवाद जैसी जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है इसको रोकने के लिए एक दूसरे देश कैसे सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये जो आतंकवाद होते हैं कहीं न कहीं इसका जो सीमा होता है एक देश से दूसरे देश में होता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आतंकवाद जनरली पाकिस्तान से होते हुए आता है, तो सीमा की रक्षा करने में ये जो देश होते हैं बहुत मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे देश आतंकवादी घटनाएं जो होती है वो समुद्री रास्ते से भी होकर होती है, तो समुद्री सुरक्षा हो गया, आतंकवाद से सुरक्षा हो गया, ये आपका इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस कॉन्क्लेव का गठन सन 2011 ईस्वी में किया गया और मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में इसमें नामित किया गया है। इसको भी याद रखेंगे,
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के एक समूह ने गुरुवार को समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक रोड मैप अपनाया है। ठीक है, जैसे मैंने बात किया कि अवैध व्यापार में ये सब आ जाते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी जो नशीली पदार्थ होते हैं, आतंकवाद विरोधी जो काम हो सकते हैं उसके प्रति सहयोग करना, और समुद्री सुरक्षा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, इस पर भारत और श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ने एक प्रकार से समझौता किया है, एक प्रकार से एक दूसरे का कैसे सहयोग करते हैं इस पर बात विचार इस कॉन्क्लेव में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 मार्च 10 मार्च को मालदीव में आयोजित, जैसा मैंने बात किया कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ, मालदीव में आयोजन हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों कि यह जो बैठक थी ये आपका 5वीं बैठक थी, और कहाँ आयोजित हुई, तो मालदीव में आयोजित हुई। 5वीं बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग के 5 व्यापक क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। ठीक है, तो 5 व्यापक क्षेत्रों के क्षेत्र में, और 5 व्यापक क्षेत्र क्या होंगे, यही समुद्री सुरक्षा हो गया, आतंकवादियों से सुरक्षा हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, अवैध व्यापार हो गया, है ना। इसी से संबंधित 5 मुख्य बिंदु होंगे, 5 विषय होंगे जिस पर ये देश आपसी सहयोग स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप सभी को बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से दिख सके। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम दिया गया दोस्तों NATPOLRX, इसको बोल सकते हैं नाट पोलरेक्स का 8वां संस्करण की शुरुआत मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से की गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो अजय कुमार के द्वारा किया गया है, अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार जो रक्षा सचिव हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो सबसे मुख्य बातें इसमें याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ मोरमुगांव बंदरगाह में। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो मोरमुगांव बंदरगाह जो आता है दोस्तों ये आपका गोवा राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखेंगे कि इस बार जो हुआ वो 8वां संस्करण था, इस बार जो हुआ ये 8वां संस्करण था। तीसरी बात इसमें याद क्या रखेंगे, तो समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो समुद्री प्रदूषण को रोकना। और ये समुद्री प्रदूषण के क्षेत्र में यदि बात करें तो किस प्रकार से समुद्री प्रदूषण की जो इसमें बात किया गया है, तो तेल रिसाव के कारण होने वाला जो समुद्री प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे तेल रिसाव के कारण जो समुद्री प्रदूषण हो जाता है, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से बिगड़ जाता है, उसको रोकने के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नाट पोरलेक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर इसको राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण अभिक्रिया अभ्यास बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। तो इसका आयोजन होता है मोरमुगांव बंदरगाह पर, गोवा में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा। ठीक है, रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें दोस्तों 42 देशों ने पार्टिसिपेट किया। 42 देशों के जो प्रमुख हैं, अधिकारी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, खास करके रक्षा के क्षेत्र में जो अधिकारी होते हैं, तो 42 देशों के अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। और इसका 8वां संस्करण था। 8वां संस्करण समुद्री प्रदूषण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और समुद्री प्रदूषण के में भी बात करें तो आपका जो तेल रिसाव के कारण जो प्रदूषण होता है उसके रोकने के लिए अब जो भी यहाँ पे 42 देश शामिल हुए हैं, फिर से वही बात आ जाती है कि सहयोग स्थापित करना, मतलब सभी देश समुद्री तेल रिसाव के लिए किस प्रकार इसका रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए सहयोग करना, यही आपका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाट पोलरेक्स का 8वें संस्करण की शुरुआत मोरमुगांव बंदरगाह, ठीक है, कहां पर हुआ है, तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से की है। समुद्री रिसाव की तैयारी अभ्यास का उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। ठीक है, जैसा मैंने बात किया
रक्षा सचिव अजय कुमार ने किया। अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज भी शामिल है, इसमें भाग लिया है। का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया है, जिसमें दोस्तों इसमें याद रखेंगे 22 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, 22 मित्र देशों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम का, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो इस अभ्यास का उद्देश्य यही था कि तेल रिसाव, समुद्री रिसाव करने का मतलब जो समुद्र में जो तेल रिसाव होता है उसके लिए निपटने में, उससे निपटने के लिए सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, मतलब सहयोग स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने केसी ने आज राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत और डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी के साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अजीत डोभाल के द्वारा किया गया, जिसमें जो सहयोग दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत और डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी ने भी सहयोग किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया। साइबर सुरक्षा से संबंधित एक अभ्यास है कि साइबर सुरक्षा को कैसे रोका जा सकता है। इससे संबंधित जो हमारे जो मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम क्या है? अजीत डोभाल। इनके नेतृत्व में इस अभ्यास का शुरुआत हुआ, जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय साइबर अभ्यास इंडिया का आयोजन 10 दिनों की अवधि यानी 18 से 29 अप्रैल 2022 तक एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जाएगा। चलिए अगला इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जिसका उद्देश्य सरकार, जो ये अभ्यास जो आयोजित हुआ इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार या फिर महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कर्मियों के समकालीन साइबर खतरों एवं साइबर घटनाओं और प्रतिक्रिया के प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा से जो भी अधिकारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, उन सभी को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रशिक्षण किस लिए? तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है प्रशिक्षण देना, मतलब कि साइबर सुरक्षा कैसे हम और पुख्ता कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, यही इसमें मुख्य बात होती है। चलिए अगला इसमें है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से एक पोर्टल विकसित किया गया है दोस्तों, उसका नाम है EDAR पोर्टल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, EDAR पोर्टल। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि EDAR पोर्टल किस मंत्रालय की पोर्टल है? तो सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का जो विकसित किया गया इसका उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, तो किसी प्रकार से कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाता है तो उसकी जानकारी तत्काल रूप में, खास करके जो सरकारी एजेंसियां हैं जो सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई है उन तक पहुंचाने में, परिजनों तक पहुंचाने में एक प्रकार से मदद किया जाएगा इस पोर्टल से। ठीक है, और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा। तो मैं कहने का मतलब यही है कि जब दुर्घटना हो जाता है तो सरकार मुआवजा देती है, तो मुआवजा के प्रति भी तेजी आएगा, मतलब मुआवजा देने में जो प्रक्रिया जो लेट हो जाती है उसमें आपका तेजी आएगा EDAR पोर्टल से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कुल कितने नए ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कुल 8 ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की गई। एक ग्लोबल जियो पार्क होता क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूगर्भिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। मतलब भूगर्भिक मतलब कहने का मतलब हो गया कि धरती का वह ऐसा क्षेत्र होता है, पृथ्वी का वैसा भूभाग होता है जहाँ पे कुछ विशेष चीज की उत्पत्ति होती है, भूगर्भिक में उसका विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों को ग्लोबल जियो पार्क कहा जाता है।
और हालांकि भारत का इसमें एक भी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट संसाधनों की खोज की जाती है, इंपॉर्टेंट संसाधनों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती है। ये आपके क्षेत्र जो होते हैं उसी को बोला जाता है ग्लोबल जियो पार्क। तो वर्तमान में नए जो जियो पार्क्स की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा, वो 8 जियो पार्क्स की घोषणा की गई है। लेकिन हालांकि मैंने बात किया कि अभी तक कुल मिलाकर 170 हो चुके हैं। ये जो आपका ग्लोबल जियो पार्क्स जो है पूरे विश्व में 170 क्षेत्रों को घोषित किया जा चुका है, लेकिन भारत का एक भी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। भारत का एक भी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हाल ही में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। इसके साथ ही अब कुल 40 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 40 देशों में एक ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की जा चुकी है और कुल संख्या जो हो चुकी है, अब जो 8 जो नए घोषणा हुई उसके बाद जो इसकी संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 177 हो गई है। ठीक है, 177 हो गई है। तो 40 देशों में इसका मतलब पुष्टि हो चुका है और कुल संख्या की बात करें तो 177 हो गई है। और जैसे मैंने बात किया भारत में एक भी क्षेत्र नहीं है। पहले 44 देशों को ही यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल थे। अभी तक भारत का एक भी स्थल इस सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, इस सूची में एक भी स्थल शामिल नहीं है। हालांकि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है वो 44 देश शामिल है और 44 देश में एक भारत भी शामिल है। लेकिन ये 44 देश में मात्र 40 देशों में ही ये आपका ग्लोबल जियो पार्क की खोज हुई है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटर पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर से भी तेजी से सूचनाओं का गणना करता है। तो आने वाला दौर जो है सूचना क्रांति का दौर है, जिसमें सूचना का इकट्ठा करने से लेकर के सूचना की गणना करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा प्रत्येक सरकार के लिए। तो सूचनाओं को तेजी से गणना करने के लिए, सूचनाओं को एक बेहतरीन तरीके से इकट्ठा करने के लिए क्वांटम तकनीक जैसे उत्पत्ति हुई है, क्वांटम तकनीकी जो सुपर कंप्यूटर से भी उन्नत तकनीक मानी जाती है। तो क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए एक नेटवर्क सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है और भारत ने वह समझौता जो किया है वो फिनलैंड के साथ किया है। ठीक है, फिनलैंड के साथ हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें चलते हैं। भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे तथा इसके जरिए दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पिन श्रेणी का 6ठा पनडुब्बी समुद्र में परीक्षण किया गया। ठीक है, तो कोई भी पनडुब्बी को नौसेना में शामिल करने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है, उसको जांचा परखा जाता है कि जो पनडुब्बी बनी है वास्तव में सही बनी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका परीक्षण शुरुआत किया गया है। तो पनडुब्बी 6ठा पनडुब्बी है स्कॉर्पिन श्रेणी का और समुद्र में इसका परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो जैसे मैंने बात किया था, बहुत बार आप सभी को रिवाइज भी करवाया था, INS वागसीर। और आप सभी जानते हैं इन पनडुब्बियों का निर्माण जो किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75। और इसके तहत 6 स्कॉर्पिन श्रेणियों का निर्माण किया जा रहा है। किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह जो कंपनी है ये कहाँ पे स्थित है? यह कंपनी जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत होती है, पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है और कुल 6 स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। पहली जो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी थी दोस्तों, वो उसका नाम था INS कलवरी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि पहली जो श्रेणी थी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी जो पहला नौसेना में शामिल किया गया था उसका नाम था INS कलवरी। दूसरा था INS खांदेरी, दूसरा का नाम क्या था? INS खांदेरी। और तीसरा था INS करंज
और चौथा का नाम क्या था दोस्तों, INS बेला, ठीक है। और इसका भी नौसेना में इसको भी शामिल किया जा चुका है। और पांचवा जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया उसका नाम था INS वागीर। INS वागीर जो है जिसका हाल ही में परीक्षण हो रहा है समुद्र में, और अगला का भी परीक्षण शुरू हो गया है जिसका नाम है INS वागसीर। तो छठा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का परीक्षण शुरू हो गया जिसका नाम है INS वागसीर, ठीक है। और याद रखेंगे प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, लड़ाकू विमान निर्माण से, पनडुब्बियों के निर्माण से, या फिर हेलीकॉप्टर निर्माण से, टैंक निर्माण से, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी आज मंझगांव डाक लिमिटेड के कन्हौजी आंग्रे बेट बेसिन में जलावतरण किया गया, मतलब समुद्री परीक्षण के लिए इसको समुद्र में उतारा गया। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। रक्षा सचिव जो अजय कुमार थे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। किसी महिला द्वारा शुभारंभ अथवा नामांकन की नौसेना परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती वीना अजय कुमार द्वारा वागसीर पनडुब्बी का आज जलावतरण किया गया, ठीक है। तो नौसेना का एक परंपरा चली आ रही कि किसी महिला का नेतृत्व में यह जो पनडुब्बियों का जो एक जलावतरण होता है वो किसी महिला के नेतृत्व में होना चाहिए। अगला इसमें है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित पनडुब्बियों की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS कलवरी जो था पहली पनडुब्बी थी उसको 2017 में शामिल किया गया था, कमीशन किया गया था। और वर्तमान में इस परियोजना के 4 पनडुब्बी, वर्तमान में कुल कितने 4 पनडुब्बी, ठीक है, 4 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया गया जो अभी कार्यरत हैं। 5वीं पनडुब्बी समुद्री परीक्षण के साथ आगे बढ़ रही है और इस वर्ष की इसकी डिलीवरी होने की संभावना है, ठीक है। तो 2022 के अंत तक माना जा रहा है कि 5वीं पनडुब्बी जो INS वागीर है उसको भी नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रृंखला की छठी पनडुब्बी अब विभिन्न उपकरणों और उसके बंदरगाहों परीक्षण के लिए तैयार है। इसके बाद चालक दल पनडुब्बी को पूर्ण रूप से समुद्री गतिविधियों से संबंधित परीक्षणों के लिए रवाना करेगा, जिसके बाद पनडुब्बी को अगले वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे हाल ही में अजय कुमार सूद, ठीक है। अजय कुमार कार्मिक प्रशासन विभाग जो होता है, कार्मिक प्रशासन विभाग, कार्मिक मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती है। तो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अजय कुमार सूद को भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। सूद प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उन्हें PSA के पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो बनाए गए हैं सूद जी को, ठीक है, जो सूद जी जो बने हैं इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए होगा। कितना दिन के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये जो है दोस्तों प्रख्यात जीव वैज्ञानिक विजय राघवन का स्थान लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में विजय राघवन जी हैं, ये रिटायर्ड हो रहे हैं और इनके जगह पे सूद जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला इसमें है कि PSA के कार्यालय का काम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यवहारिक एवं उद्देश्यपरक सुझाव देना है, ठीक है। तो यह जो है वो वैज्ञानिक जो सलाहकार होता है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल को वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित आपका सलाह देना इसका मुख्य काम होता है। साथ ही इसका लक्ष्य सरकारी विभागों, संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी में अहम आधारभूत ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना भी है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, चर्चा में रहा भारत मॉरिशस शिखर वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ जो है वो भारत के दौरे पर हैं, भारत के दौरे पर हैं और भारत के आने के क्रम के बाद उनके साथ शिखर वार्ता हुआ है। और यह जो शिखर वार्ता हुआ है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच में शिखर वार्ता हुआ जिसमें भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण जो मॉरिशस में स्थितियां बिगड़ी है उसका क्षतिपूर्ति करने का भारत सरकार ने एक तरह से वादा किया। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले मेट्रो स्टेशन की भी शुरुआत की गई थी मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन का नाम जो रखा जाएगा वो महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन,
महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन के, महात्मा गांधी के नाम पर यहाँ का वहां का मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस जगह पर मेट्रो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसका नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखा जाएगा, तो यह मॉरिशस में, किस देश में, मॉरिशस में। और मॉरिशस के साथ हाल ही में आप सभी को पता होगा ये मॉरिशस जो है दोस्तों ये किस महादेश के अंतर्गत आता है, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत। और मेडागास्कर जो द्वीप है ना, मेडागास्कर द्वीप के करीब यह स्थित है। मेडागास्कर जो आप देख रहे होंगे अफ्रीका के जो पूर्वी तट पर मेडागास्कर जो द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, इसी के बगल में मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा। और पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। पोर्ट लुइस जो है दोस्तों ये मॉरिशस की राजधानी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बात किया कि कुछ दिन पहले मेट्रो स्टेशन भी स्थापित करने हेतु समझौता हुआ और हाल ही में शिखर वार्ता भी हो रहा है। शिखर वार्ता मतलब होता है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में आपसी सहयोग के लिए एक दूसरे देश कैसे एक दूसरे के साथ संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, सहयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए शिखर वार्ता होता है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी, और मॉरिशस के साथ शिखर वार्ता कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। और आप सभी को पता होगा सीपा, सीपा बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक एवं आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक भागीदारी आर्थिक समझौता जो हुआ जिसको लोग मुक्त व्यापार समझौता भी बोलते हैं, वो भी आपका अफ्रीकी देश मॉरिशस के ही साथ हुआ है। तो पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता स्थापित हुआ भारत का, वो है आपका मॉरिशस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में ग्लोबल आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्लोबल आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, गांधीनगर में हुआ, गांधीनगर में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। आइए अगला टॉपिक था हम सभी का नियुक्तियां से संबंधित टॉपिक था आज का। हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है, तो आप सभी जानते हैं ये खास करके ये पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन जुड़ गया है, कोई बात नहीं। फाल्गुनी नायर को चुना गया है, कर्नाटक की महिला है, कर्नाटक की रहने वाली है। और नायका, आप सभी जानते हैं नायका जो एक तरह से ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, उसका CEO है फाल्गुनी नायर। और इन्हीं को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, इन्हीं को दिया गया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मित्रों, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो FATF इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1989 में। ठीक है, 1989 में। और मुख्य रूप से आतंकवादी का जो फंडिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, उसको रोकने के लिए FATF की स्थापना होती है, G7 के पहल पर होती है। ठीक है, याद रखेंगे G7 देशों की पहल पर इसकी स्थापना होती है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों का जो वित्त पोषण है उसको रोकने के लिए। और आप सभी जानते हैं इसके द्वारा 2 सूची जारी किया जाता है, एक होता है ब्लैक सूची होता है, और एक होता है दोस्तों ग्रे सूची। ठीक है, ग्रे सूची, और इसको बोला जाता है निगरानी सूची। निगरानी सूची मतलब इसमें निगरानी रखा जाता है कि जो इसको टास्क दिया गया है, सूची में जो भी देश शामिल होते हैं ग्रे सूची में, उन सभी देशों को जो टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है कि आप लोग को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, आतंकवादियों का वित्त पोषण नहीं करना है, इस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। और यदि खरे उतर नहीं रहे हैं तो इन सभी देशों को ब्लैक सूची में भेज दिया जाता है। और ब्लैक सूची में जाने के बाद किसी भी देश का छवि खराब हो जाता है, जो वैश्विक निवेश है वो प्रभावित हो जाता है। वैश्विक निवेश मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती है वो नहीं आना चाहती है इन देशों में, क्योंकि माहौल खराब हो जाता है। लोग सोच कर ये चलते हैं कि वहां पे जाएंगे, आतंकवादी जैसी चीजें वहां पे घटनाएं हो सकती है, जिसके कारण हमारा व्यापार या फिर हमारा निवेश प्रभावित हो सकता है। तो एक प्रकार से वैश्विक निवेश पूरी तरीके से प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय जो वित्त देने वाली एजेंसियां हैं, फंडिंग देने वाली जो एजेंसियां, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, एशियाई अवसंरचना बैंक हो गया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सभी बैंकों से लोन लेना भी, कर्ज लेना भी आपका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 1989 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और हाल ही में नया जो इसका अध्यक्ष बनाया गया है T राजा कुमार को बनाया गया है। और दोस्तों याद रखेंगे ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, T राजा कुमार। इनको हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन किसे बनाया गया है? तो दक्षिण कोरिया के जो राजधानी है वो आप सभी जानते हैं सियोल है, और यहाँ की मुद्रा को बोला जाता है वान, वान बोला जाता है। और यून सोक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें बढ़ते हैं, हाल ही में IRDAI का नया निदेशक किसे बनाया गया है? IRDAI का मतलब होता है IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बीमा नियामक कंपनी है, बीमा नियामक एक एजेंसी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो जितने भी बीमा जो कंपनियां हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करना, या फिर बीमा कंपनियों पर जो भारतीय लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो निवेश किया जाता है, बीमा कराया जाता है, तो उसके हितों की रक्षा करने के लिए ये IRDAI की स्थापना होती है 1999 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, ठीक है। और हाल ही में इसका नया निदेशक किसे बनाया गया है? नया निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है दोस्तों? तो देवाशीष पांडा को बनाया गया है। देवाशीष पांडा को हाल ही में IRDAI का नया निदेशक बनाया गया है, देवाशीष पांडा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन जो है दोस्तों, वो किस देश की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त हुई है? तो आप सभी जानते हैं यह जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। नाम क्या है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? ठीक है, तो माधवीपुरी को बनाया गया है, सेबी का नया अध्यक्ष। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 1992 ईस्वी में, 1992 में इसकी स्थापना होती है। और हाल ही में इसका जो नया अध्यक्ष आरयू के हैं, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है सेबी का, उनका नाम है माधवीपुरी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व बैंक के वैश्विक ऋणदाता संस्था, जिसको मीगा भी बोला जाता है, कि एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जुनेल कमाल अहमद को नियुक्त किया गया है, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो विश्व बैंक का एक वैश्विक ऋणदाता संस्था, जिसको मीगा बोला जाता है, और इसका उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है जुनेद कमाल अहमद, और डेविड मलपास जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर के नए CM किसे बनाया गया है? तो मणिपुर के नए CM जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? एन बीरेन सिंह बनाए गए हैं। एन बीरेन सिंह, आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं मणिपुर के, वो एन बीरेन सिंह। प्रमोद सावंत आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये गोवा के फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, गोवा के। पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये उत्तराखंड के बनाए गए हैं, उत्तराखंड के। और भगवंत मान जो है दोस्तों, ये आपका पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। भगवंत मान कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं आपका भगवंत मान, ठीक है। तो आपका पंजाब में भगवंत मान बने हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बने हैं, और गोवा में प्रमोद सावंत जी बने हैं, और एन बीरेन सिंह जो है आपका मणिपुर में बने हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया निदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1920 ईस्वी में। इसकी स्थापना होती है 1920 ईस्वी में, एसोचैम। और इसका मुख्य काम क्या है? जिस प्रकार से महिलाओं की रक्षा के लिए महिला आयोग बनाया गया, उसी प्रकार से जो व्यापार से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो कंपनियां होती है वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए, इन सभी के हितों की रक्षा के लिए एसोचैम का निर्माण हुआ है, ठीक है। एसोचैम का निर्माण हुआ है, लगभग 1 लाख से ज्यादा कंपनियां और व्यक्ति इसमें शामिल है, इसके सदस्य के रूप में है। और सभी जो व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनकी रक्षा करना, इसके हित को प्रभावित ना कर सके कोई, इसके संदर्भ में सभी बातों का ध्यान रखना एसोचैम का मुख्य एक तरह से दायित्व है।
और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में। हाल ही में इसका जो नया महासंघ किसे बनाया गया है, तो नया महासंघ बनाया गया दोस्तों सुमंत सिन्हा को। ठीक है, सुमंत सिन्हा को एसोचैम का नया प्रमुख, नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1963 ईस्वी में। और यह स्थित कहाँ है दोस्तों, यह स्थित है तिरुअनंतपुरम में। तिरुअनंतपुरम में स्थित है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में स्थित है। ये काम क्या करता है, तो जितने भी रॉकेट जो बन गए हैं, जितने भी रॉकेट का डिजाइन हो गया, निर्माण हो गया, सारा प्रक्रिया जो है यहीं पे होता है। इसरो के अंतर्गत एक संस्था है, इसरो का ही एक संस्था है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और कहाँ स्थित है, केरल में। तो हाल ही में इसके नए जो निदेशक बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का नया प्रमुख न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो आप सभी जानते हैं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है। और इसके तहत प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसका नियुक्ति किसके द्वारा होगा, उसका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। हालांकि अनुच्छेद 217 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश का सलाह होगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल जिस व्यक्ति को सलाह देंगे नियुक्त करने के लिए, उसी का नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसका प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है। ठीक है, हालांकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो है भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि इसमें नियुक्ति से पहले कॉलेजियम गठित होती है, और कॉलेजियम की जो सिफारिश होती है, जिस जज को मुख्य न्यायाधीश के रूप में गठित करने का सिफारिश होती है, उसी जज को आपका राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ऋतुराज अवस्थी जो है ये आपका कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। हिमा कोहली के संदर्भ में याद रखेंगे दोस्तों, ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं, तो एस किशोर को बनाया गया है एसएससी का नया अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एस किशोर को बनाया गया है एसएससी का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो जर्मनी का नया चांसलर किसे बनाया गया है, चांसलर यदि बात करें, चांसलर बने हैं ओलाफ अस्कोल जो है नया चांसलर बने हैं, जो वहां के एक तरह से प्रधानमंत्री जैसे होते हैं। और नया जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है फ्रैंक वाल्टर जो है दोस्तों, ये आपका जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आप सभी को यदि पता होगा कि जर्मनी के संविधान को कौन सा संविधान बोला जाता है, वाइमर संविधान बोला जाता है। ठीक है, वाइमर संविधान। और इसी से हम लोग आपातकाल के दौरान दोस्तों फंडामेंटल राइट का जो निलंबन होता है, ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान के से ही लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ही लिया गया है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जब आपातकाल लागू हो जाता है तो दो अधिकार जो है, दो फंडामेंटल राइट का अधिकार 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो है, इसका निलंबन नहीं होता है। इसमें 20 में क्या कहा गया है, 20 में कहा गया है जब तक कोई भी व्यक्ति अपराध उसके प्रति सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है, अनुच्छेद 20 कहता है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन छीना नहीं जा सकता है, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है दोस्तों, देवाशीष मित्रा को बनाया गया है। ठीक है, देवाशीष मित्रा को बनाया गया है, यहाँ पांडा थोड़ा सुधार लीजिएगा आप सभी, देवाशीष मित्रा को बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप सभी जानते हैं मित्रों, सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है विनीत कुमार जोशी। विनीत कुमार जोशी को सीबीएसई का नया
निदेशक या फिर अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक पूछे आपसे, या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसका निदेशक पूछे, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है जी अशोक कुमार। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? सी बंसी पोनप्पा को बनाया गया है। सी बंसी पोनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईडीबीआई बैंक का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईडीबीआई बैंक का नया निदेशक जो बनाया गया उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, उनका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पूर्णकालिक के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल को आर्थिक सलाहकार पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अभिषेक सिंह को बनाया गया है। ठीक है, अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नया प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे अंतोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अंतोनियो कोस्टा जो है दोस्तों, ये आपका पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं और पुर्तगाल की राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है। यहीं का आपका था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाली व्यापारी था, जो आपका भारत में 1498 ईस्वी में आता है और भारत का खोज कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो एनसीईआरटी का नया निदेशक जो बनाया गया है किसे? दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यूजीसी का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया प्रमुख बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संघ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संघ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को सूचना प्रौद्योगिकी संघ का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में जीएवी रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएस पठानिया को दोस्तों नया महानिदेशक तटरक्षक बल का नियुक्त किया गया है, बीएस पठानिया को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है 1965 में, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? यही है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। नए जो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं वो विजय पाल शर्मा को बनाया गया है। विजय पाल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है, ओपेक बोलते हैं, इसका नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो ओपेक की स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 1960 में होती है, 1960 में, और इसमें कुल 13 देश सदस्य हैं, और 13 देश वो देश सदस्य हैं जो तेल का या गैस का उत्पादन करते हैं। तो तेल और गैसों का उत्पादन करने वाले देशों का एक संगठन है जिसको ओपेक बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में, 13 देश इसमें शामिल है, और इसकी जो मुख्यालय है वो आपका वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां पे ओपेक का मुख्यालय है। और हाल ही में जो महासचिव जो बनाए गए हैं दोस्तों, उनका नाम है हैथम अलघिस। हैथम अलघिस जो है आपका ओपेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कि एशियाई अवसंरचना बैंक की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखेंगे, दिसंबर 2015 में। दिसंबर 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना होती है और उपाध्यक्ष के रूप में इसका उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। इस बैंक में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 97 देश इसमें वर्तमान में सदस्य हैं। 97 देश इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कुछ दिन पहले आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा से संबंधित कुछ चूक हुई थी और इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य थे और उसमें जो अध्यक्ष का पदभार दिया गया वो इंदु मल्होत्रा को दिया गया था। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों, इंदु मल्होत्रा जी, और इनको प्रधानमंत्री जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कल जो पढ़े थे उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हाँ, फटाफट उसको भी रिवाइज कर लेते हैं मित्रों। हाँ, पहला क्वेश्चन के साथ, हाल ही में कौन खिलाड़ी आईपीएल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने? तो कौन खिलाड़ी हैं दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार सनराइज हैदराबाद के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज डीजे ब्रावो। 15वां आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा और महिला विश्व वनडे कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है इंग्लैंड को हरा करके। आईसीसी द्वारा मार्च प्लेयर ऑफ द मंथ जो है बाबर आजम को और रेचल हेंस को दिया गया है, चुना गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने डेनिश ओपन स्विमिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो एक है दोस्तों साजन प्रकाश जो 200 मीटर प्रतियोगिता में जीता है और एक है दोस्तों वेदांत माधवन। वेदांत माधवन वो 800 मीटर की प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक ये क्वालिफाइड टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश हैं और पहली खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, नाम है द बॉय हु रोट या कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट या कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या हाल ही में इसको शुरुआत किया गया। उद्देश्य क्या है? जो मौसम संबंधी जो प्रवासी होते हैं, जो मौसम संबंधी जो लोग काम करने वाले जो कामगार होते हैं उस सभी के ट्रैकिंग के लिए शुरू किया गया है। तो व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर जो जारी किया गया है वो आपका माइग्रेंट जो वर्कर हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, उन सभी के ट्रैकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें चलते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया दोस्तों आप सभी जानते हैं खून से जुड़ी हुई बीमारी है जिसको होता है उसका ब्लड जो होता है उसमें थक्का नहीं जमता है जिसके कारण ब्लड निरंतर फ्लो होता रहता है। वर्णांतन जो है एक्स गुणसूत्र, महिलाओं के एक्स गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होता है वर्णांता, कलर ब्लाइंड, और व्यक्ति लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता, ये आपका वर्णांता। टर्नर सिंड्रोम दोस्तों महिलाओं में जो सेक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं डबल एक्स, उसमें एक एक्स गायब रह जाता है अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कुल 45 ही हो पाती है जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है और ऐसी जो महिलाएं जनरली मां नहीं बन पाती है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में पाया जाता है और गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि हो जाती है और वह गुणसूत्र होता है एक्स। ठीक है, तो 46 के जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाता है जिसके कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। डाउन सिंड्रोम जो 23 जोड़ों में जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसमें विकृति के कारण डाउन सिंड्रोम की उत्पत्ति होती है। और हीमोफीलिया जैसे मैंने बात किया खून से संबंधित बीमारी है। अनुवांशिकी के पिता जो बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है और जीन में अचानक उत्परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन कहते हैं। कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया था जीन हेरिटेज का सिद्धांत देने के लिए? तो मटर का। मटर का। हाल ही में कहां पर स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में आयोजित हुआ और इसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपका कमेंट बॉक्स में बाद में पढ़ेंगे इस चीज को। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में पहला राज्य जो है दोस्तों साल 2021 के अनुसार वो आपका झारखंड है।
चर्चा में रही करगा मंदिर उत्सव कहाँ होता है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में हाल ही में आयोजित हुआ करगा मंदिर उत्सव, कर्नाटक के बेंगलोर में। गणगौर महोत्सव कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, महिलाओं के द्वारा आयोजित। और चेरी ब्लास्ट महोत्सव जो है मेघालय में होता है। तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, चिथिरई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर मदुरई में तमिलनाडु में, मेदराम जात्रा तेलंगाना में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में और संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित होता है। चर्चा में रही विश्व यकृत दिवस जो है, विश्व लिवर डे जो है वो आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व लिवर डे। और लिवर सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर में, ठीक है। और सब इसका जो वजन होता है दोस्तों वयस्क मनुष्य में, वो आपका 1.3 से लेकर 1.6 किलोग्राम तक होता है। यह जो इसका कलर जो होता है लिवर का, वो रंग में लाल या भूरा रंग का होता है। लीवर जो है शरीर से जहरीले पदार्थ को रसायनों का पित्त के रूप में फिल्टर करता है, मतलब पित्त के रूप में इसको फिल्टर करता है और यह बाहर निकाल जाता है, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में जमा होता है, तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई आपका यकृत में जमा होता है। मानव शरीर में पित्त किससे स्रावित होता है, तो यकृत से। और मानव शरीर में अमोनिया का यूरिया में कौन परिवर्तन करता है, ये भी आपका लीवर करता है। चर्चा में रही डार्विन डेथ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है डार्विन डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। हाल ही भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधित हैं उन सभी के लिए पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय वन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मान्यता दिया है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व के दायरे में बनाया जाएगा तराई एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पे दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाँ, लेमोरी हाथी रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में, कर्नाटक में। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब होती है, तो 1972 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अनुसूची में शामिल किया गया है, वन्य जीव संरक्षण के किस अनुसूची में हाथी को शामिल किया गया है, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है, चिरांग रिपु जो हाथी रिजर्व है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। दिहांग पटकाई नहीं, असम में स्थित है, असम में स्थित है। और दिहांग पटकाई भी आपका असम में स्थित है। ईस्टर्न डुअर्स एलिफेंट रिजर्व जो है आपका पश्चिम बंगाल में। और देवमाली हाथी रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गारो हिल्स हाथी रिजर्व मेघालय में। मयूरभंज हाथी रिजर्व आपका उड़ीसा में। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में। मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक में। नीलगिरी हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में। वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, ये आपका स्थित है केरल में। और भारत में माइक साइट्स। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही पॉइजन पिल शेयर धारक अधिकार योजना किसने शुरू की है, तो जबरन किसी कंपनी का कोई अधिग्रहण करना चाहता है उसको रोकने के लिए इस प्रकार के पॉइजन बिल शेयर धारक योजना की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा, ट्विटर के द्वारा किया गया है, ट्विटर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी को। डेनिस पार्लेन सुलीवन को एबल पुरस्कार दिया गया है, एबल पुरस्कार। और मारियो मार्शल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, चिली बैंक के गवर्नर है, सेंट्रल बैंक के। मोहम्मद रजा मासूमी ग्रीन स्ट्रॉम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया बने हैं। और फ्रांसिस केरे प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है, बुर्किनो फासो के रहने वाले हैं, पहले अफ्रीकी बने हैं प्रिट्जर पुरस्कार पाने वाले। मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार सुरेश रैना को दिया गया है। और 31वें जीडी बुडला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार एक्सिस बैंक को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब करोलिना बिलावस्का जीती है, पोलैंड की रहने वाली है। और बाफ्टा फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को दिया गया है। और बांग्लादेश की रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है इसमें, राष्ट्रपति कोविंद ने महिलाओं के स्वास्थ्य विशेष रूप से गरीबों के प्रति उनके योगदान के लिए डॉक्टर इला लोध को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित बोल्ट जवान पदक जो है वो दीपक धर को दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है,
दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। और दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द पुष्पा द राइज जो मूवी है, पुष्पा द राइज मूवी, उसको दिया गया है। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार बिल गेट्स को दिया गया है। सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को। और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार संदीप बख्शी को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार योहान पूनावाला को दिया गया है। और 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द पुरस्कार फाल्गुनी नायर को दिया गया है। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली यह कंपनी नायका की संस्थापक है, CEO है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का अवार्ड भारतीय नौसेना को मिला है। तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड मिला है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से नवाजा गया। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और बच्चों के बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। कुंजिगल को 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अल्बर्ट बोरला को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। और साइलिन फोर्ड को दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का साइलिन फोर्ड जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती है। हर्षाली मल्होत्रा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डेनमार्क को मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर निकेता सोकल जो है वो आपका मिसेज इंडिया गैलेक्सी का खिताब जीती है। और 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीन कैंपियन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार, तमिलनाडु को दूसरा और तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया है? राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा मिला है। विंग्स इंडिया कार्यक्रम में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है मित्रों। और आप सभी से फिर से मुझे दुख भी है और खेद भी है कि आप सभी का लाइव सेशन नहीं हो पाया करंट अफेयर का। खैर कोई बात नहीं, सेशन महत्वपूर्ण था। और करंट अफेयर जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, करंट अफेयर का जो सेशन है महत्वपूर्ण दिन बाय दिन होता चला जा रहा है और इसीलिए सेशन को छोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए मैं चाहा कि इसको आप लोगों को रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दिया जाए ताकि आप लोग जब भी आपको वक्त मिले अब इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएगी और नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। हम बिल्कुल आपकी जो भी समस्या होंगे उसका समाधान करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन कल एक नए सेशन के साथ, वो भी लाइव क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।